हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने लेखपाल की जो 2015 में परीक्षा हुई थी फर्स्ट मीटिंग के पेपर को हल किया था, जिसमें हम लोगों ने हिंदी वाले पोर्शन को कवर किया था। इस वीडियो में हम लोग जीएस और ग्रामीण प्रवेश वाला जो है पोर्शन उसको हम लोग कवर करेंगे और हर प्रश्न का डीप एनालिसिस भी करेंगे। जो नए स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं पहली बार, तो उनसे मैं कहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है पिछले वीडियो का, उस पर जाके हिंदी वाले पोर्शन को भी देख लेंगे। थोड़ा सा मैं उनको बता देता हूँ, आप लोग जान लीजिए। इसमें 4 पोर्शंस होते हैं, 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं लेखपाल की परीक्षा। वर्तमान में भी यही सिलेबस है जो पहले था, कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है, ठीक है ना। जो बदलाव किया गया वो मैं बता देता हूँ, और ये पेपर किस तरह से आने वाली लेखपाल की परीक्षा के लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है। क्योंकि हर परीक्षा की तैयारी जो होती है, सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसका आप प्रीवियस ईयर के पेपर को आप हल करें। इससे आपको पता चलता है बोर्ड किस तरह के प्रश्नों को पूछ रहा है। तो चलिए, आपको इसमें 4 पोर्शन मिलेंगे, मैं आपको फटाफट बता दे रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। तो हिंदी पूछा जाता है और गणित पूछा जाएगा इसमें, और जीएस या जीए पूछा जाएगा, और ग्रामीण परिवेश पूछा जाएगा, ठीक है ना। सभी में 25-25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। 25-25 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा, यानी 25-25 नंबर का होगा पूरा पोर्शन, ठीक है ना। मतलब 100 क्वेश्चन होंगे टोटल और 100 नंबर का होगा। माइनस मार्किंग 1/4 होगी। ये वर्तमान परीक्षा जो होने वाली है लेखपाल की, उसकी स्थिति है, ठीक है ना। पहले क्या था, यही 100 क्वेश्चन आते थे, यही 25-25 क्वेश्चन थे चारों में से, लेकिन ये 80 नंबर का आता था और 20 नंबर का इंटरव्यू होता था, जो कि अब हटा दिया जा चुका है, ठीक ना। तो चलिए चलते हैं, हम लोग जीएस वाले पोर्शन को हल करते हैं। और मैं आपसे कहूँगा कि आप पिछली वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, उसमें हम लोगों ने हिंदी को हल किया था, हर क्वेश्चन का डीप एनालिसिस किया था, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब कि 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसी परीक्षा में हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका उत्तर क्या है, 25 वर्ष है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप ये जो टिक किया हुआ है इसके आधार पर ना समझिएगा इसका उत्तर यही है, हो सकता है ये गलत भी हो। मैंने ये पेपर इंटरनेट से डाउनलोड किया है, इसलिए इसमें टिक पहले से ही है, तो हो सकता है कुछ गलत भी हो या कुछ सही हो। आपको अपनी तरफ से बताना है, या जो मैं बता रहा हूँ आपको वो समझना है। तो लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, 25 वर्ष है। और ये 25 वर्ष है, तो जो दूसरा सदन होता है, जिसको हम लोग उच्च सदन कहते हैं, जिसको कहते हैं राज्यसभा, ठीक है ना, इसमें न्यूनतम आयु कितनी होती है, इसमें 30 वर्ष होती है, ठीक है ना। कितनी होती है, 30 वर्ष होती है। राज्यसभा में न्यूनतम आयु कितनी है उम्मीदवार बनने के लिए, 30 वर्ष है, और लोकसभा में कितनी है, 25 वर्ष है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 52वां क्वेश्चन है, सॉफ्ट बैंक और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम एसबीजी क्लीन टेक बनाया है, जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्टों में 10 वर्षों में लगभग $20 बिलियन का निवेश करेगा। तो इन 2 कंपनी के अलावा और तीसरी कंपनी कौन सी है जो निवेश किया है, ये भारती इंटरप्राइजेज है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। ये उस समय का करंट का हो गया, ये करंट का क्वेश्चन हो गया उस समय का। चलिए 53वां क्वेश्चन देखते हैं। हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है, जिसका नाम है, तो ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है एक प्रोटीन द्वारा होता है, उसका नाम क्या होता है, हेमोग्लोबिन, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। 54वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस देश ने कोपा अमेरिका 2015 जीता है। ये चूंकि 2015 में परीक्षा हुआ था, जो कोपा अमेरिका जो गेम होता है ये जून जुलाई के महीने में होता है, ठीक है ना। ये उसके बाद ये परीक्षा हुई थी, तो उस समय का ये करंट का क्वेश्चन हो गया। तो उस समय इसको जीता था चिली ने। 2015 का जो कोपा अमेरिका गेम हुआ था उसको चिली ने जीता था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, ये कोपा अमेरिका जो गेम होते हैं ये किस खेल से संबंधित है, ये भी प्रश्न आता है। तो ये जो होता है ये फुटबॉल से होता है, ठीक है ना। ये फुटबॉल से संबंधित ये गेम है। अच्छा, अब इससे अगर ये हमारे 2022 में जो लेखपाल की परीक्षा होनी है उसमें पूछा जाएगा, तो कैसा पूछा जाएगा, ऑब्वियसली 2015 को तो नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा 2021 में, क्योंकि 2022 का अभी कोपा अमेरिका गेम नहीं हुआ। जब होगा तो इसके बारे में आपके अलग से वीडियो में बना दूंगा। 2021 में कोपा अमेरिका जो गेम हुआ है उसको किसने जीता है, तो आपको बता दूं अर्जेंटीना जो ये है इसने
2021 का कोपा अमेरिका गेम जीता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। और किसको हरा के जीता है, फाइनल में किसको हराया था, तो ब्राज़ील को हराया था ये, ठीक है ना। ये उप विजेता रही है ब्राज़ील, कोपा अमेरिका गेम में 2021 वाले में ये अर्जेंटीना ने जीता है, ब्राज़ील को हरा के जीता है, ठीक है ना। इससे आपको इतनी जानकारी मिलती है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अन्य परीक्षाओं के लिए भी। चलिए 55वां प्रश्न देखते हैं। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया, ठीक है ना। तो किसके द्वारा मनाया गया था ये पूछा गया, ठीक है ना। डायरेक्ट एक्शन डे, तो ये मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्यों मनाया गया था, मुस्लिम लीग के द्वारा ये पहल की गई थी कि मुस्लिमों के लिए एक अलग कंट्री होनी चाहिए। इसके लिए, जो कि वर्तमान आप देखते हैं पाकिस्तान है और बांग्लादेश है, इसके लिए उन्होंने जब उनको लगा कि उनकी ये बात नहीं मानी जा रही तो उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया, जिसमें लगभग कलकत्ता में 20,000 के लमसम हिंदुओं की हत्या कर दी गई थी, ठीक है ना। काफ़ी बड़े स्तर पर दंगा हुआ था और लगभग 1 लाख जो लोग हैं, 1 लाख जो परिवार मतलब हिंदू लोग हैं वो बेघर हो गए थे, ठीक है ना। तो और 56वां प्रश्न पे आते हैं हम लोग। चौरी चौरा घटना कब हुई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट घटना है। चौरी चौरा जो घटना हुई थी ये आपकी, ये 5 फरवरी 1922 को हुई थी। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। ये गोरखपुर जो उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है गोरखपुर, वहाँ पे एक चौरी चौरा नामक स्थान पड़ता है, वहाँ पे एक घटना हुई थी। क्या घटना में हुआ था, उस समय महात्मा गांधी के द्वारा राष्ट्र स्तर पे असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था, ठीक है ना। तो उसी के लिए एक रैली निकाली जा रही थी जिसपे चौरी चौरा के जो कुछ पुलिसकर्मी जो थे उन्होंने उसको रोकने का बलपूर्वक उसको रोकने का प्रयास किया था, जिसके कारण जो मतलब रैली में जो भीड़ थी वो थोड़ी उग्र हो गई थी और उन पुलिस वालों की हत्या कर दी गई थी उस भीड़ के द्वारा। तो ये जो बात है करीब 12 तारीख को, मतलब 12 फरवरी को, उसी महीने में 12 तारीख को 1922 को गांधी जी को पता चला और उन्होंने असहयोग आंदोलन जो लगभग सफल हो रहा था उसको उन्होंने वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन को इन्होंने, गांधी जी ने वापस ले लिया था, ठीक है ना। ये काफ़ी बड़ा ये एक तरह से घटना माना जाएगा क्योंकि जो लगभग जो आंदोलन सफल हो रहा था उस आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था, क्योंकि वो अहिंसा के बल पर अपनी बात मनवाना चाहते थे, हिंसा के बल पर नहीं। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युती तत्व है। सबसे ऋण विद्युती तत्व कौन सा है इसमें, फ्लोरीन है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, इसका ये संकेतक क्या है, एफ होता है, ठीक है ना। अच्छा, इसका परमाणु क्रमांक क्या है ये भी पूछ देता है फ्लोरीन का, तो इसका परमाणु क्रमांक क्या है, 9 है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। एनपीपी से क्या अभिप्राय है, तो एनपीपी से क्या अभिप्राय है, तो इसका फुल फॉर्म जो है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। 59वां क्वेश्चन क्या है, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है। तो सबसे ज़्यादा उच्चतम वार्षिक जो वर्षा जो होती है वो मासिन राम में होती है, मेघालय में ये पड़ता है, मेघालय राज्य में। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। मासिन राम है और वहीं इसके पड़ोस में चेरापूंजी भी एक जगह पड़ती है, तो इन दोनों स्थानों पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है ना। 60वां प्रश्न देखते हैं। जून 2015 के चौथे सप्ताह में 2 उद्यमियों और अनेक नागरिक निकायों के बीच अपशिष्ट प्रबंध पर समझौता कहाँ हुआ था। तो ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है। तो ये कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था आपके असम में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। और इससे कुछ तो ज़्यादा जानकारी मिलती नहीं है। चलिए 61वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें काफ़ी कुछ बदलाव हो चुका है और इसमें हम लोग इससे काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलती है। तो उस समय जो हाल ही में मतलब क्या 2015 में, ठीक है ना, 2015 का पेपर है। 2015 में जहीर अब्बास जो हैं, ये पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, इनको चुना गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, आपको पता नहीं जहीर अब्बास को तो उस समय प्रेसिडेंट चुना गया था आईसीसी का, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल मतलब आईसीसी। ये सबसे लास्ट
प्रेसिडेंट हुए हैं, क्योंकि उसके बाद इस पद को ख़त्म कर दिया गया। एक साल के लिए इनको चुना गया था। 2015 से 2016 तक ये रहे थे प्रेसिडेंट। उसके बाद इस पद को ख़त्म कर दिया था, और फिर ख़त्म करने के बाद एक नए पद बनाया गया था जिसका कहते हैं चेयरमैन, ठीक है ना, जो वर्तमान में चल रहा है। अच्छा, ये वर्तमान में चेयरमैन है कौन? तो कौन है इस समय? ग्रेग बारकले। वर्तमान में कौन चेयरमैन है आईसीसी के? ग्रेग बारकले। अच्छा, ये आईसीसी के बारे में कहा जा रहा है ना, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी पूछा जा सकता है। तो आईसीसी की जो स्थापना हुई थी सन 1909 में हुई थी, ठीक है ना। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये भी पूछा जाता है। तो ये दुबई में है। दुबई कहाँ पर है? संयुक्त अरब अमीरात में पड़ता है, ठीक है ना। तो इसका मुख्यालय दुबई में है। और इसमें कितने सदस्य हैं? ये भी इम्पोर्टेंट है। मैं इम्पोर्टेंट तथ्य दे रहा हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 104 सदस्य इस समय आईसीसी के सदस्य हैं। 104 देश हैं जो सदस्य हैं, ठीक है ना। अच्छा, अपने बीसीसीआई जो है, जो इंडिया में है बीसीसीआई, ठीक है ना, इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो भारत के जो पूर्व कप्तान हैं, क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली इस समय जो हैं ये प्रेसिडेंट है बीसीसीआई के। और ये जो हैं ये आईसीसी के जो मैन क्रिकेट कमेटी जो है, मैन क्रिकेट कमेटी, इसके चेयरमैन भी हैं सौरव गांगुली, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न से इतनी जानकारी मिलती है जो आने वाली परीक्षा में पूछी जा सकती है। चलिए 62वें प्रश्न को देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपको हम थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। ये साबरमती आश्रम जो था, साबरमती आश्रम गुजरात में पड़ता है। यहाँ से गांधी जी ने अपने 78 मतलब सदस्यों के साथ, मतलब जो उनके आश्रम में रहते थे 78 सदस्यों के साथ इन्होंने पैदल यात्रा शुरू की थी 12 मार्च 1930 को। और ये पैदल चलते हुए डांडी नामक स्थान पे पहुंचे थे, ठीक है ना। कहाँ, कब पहुंचे थे? 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे थे, ठीक ना, 30 को। डांडी नामक स्थान पर जाकर इन्होंने नमक कानून तोड़ा था। यही सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था यहाँ से शुरू हुआ था। तो ये नमक कर के विरोध में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि उस समय नमक पे भी टैक्स पड़ रहा था। उसके विरोध में गांधी जी ने ये डांडी मार्च किया था और नमक कानून को तोड़ा था। 63वां प्रश्न क्या कह रहा है? उच्छादन मतलब अनावरण पर किस पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? प्रस्वेदन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 64वां प्रश्न देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय गमन माइग्रेशन क्या है? मतलब अंतरराष्ट्रीय गमन मतलब माइग्रेशन क्या है? आप प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ा करिए, क्योंकि कभी कभार आपका जो कॉमन सेंस है वो भी उत्तर तक पहुंच जाता है, भले आपने उसके बारे में पढ़ा हो ना पढ़ा हो। अब सुन देखिए, अंतरराष्ट्रीय गमन मतलब माइग्रेशन क्या अर्थ होता है? सीधी सी बात, देशों के बीच में लोगों का संचलन। वो ऑप्शन बी हो गया आपका सही उत्तर। इस शब्द का अगर अर्थ भी आप निकाले तो यही अर्थ निकलता है, ठीक है ना, भले आपने इस शब्द को ना पढ़ा हो, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी उत्तर तक पहुंच सकते हैं। 65वां प्रश्न क्या कह रहा है? प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी जो है वो स्थित है। अब इसकी स्थिति बतानी है आपको। तो भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है के उत्तर दिशा में ये दक्षिणी छोर कन्याकुमारी पड़ता है, ठीक है ना। ये कितने डिग्री पड़ता है? 8.08 डिग्री पे ये कन्याकुमारी स्थित है, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक। अच्छा 66वां प्रश्न देखिए क्या है? वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? 1857 की जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था
उसको बहादुर शाह जफर जो उस समय मुगल सम्राट थे उन्होंने समर्थन अपना दिया था। ठीक है ना दोस्तों। तो इसके लिए ये जब इनको पकड़ा गया था अंग्रेजों के द्वारा और इनको रंगून भेज दिया गया था, जो वर्तमान म्यांमार में स्थित है। ठीक है ना, रंगून भेज दिया गया था, वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब 67वां प्रश्न क्या कह रहा है, सॉरी 67वां प्रश्न क्या कह रहा है, केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। अब केंद्र सरकार जो विकास के कार्यक्रम चलाता है उसके अंतर्गत किस चीज़ को सम्मिलित नहीं किया जाता है, किस व्यय को। ठीक ना, तो रक्षा व्यय जो है आपका ये विकास कार्य के अंतर्गत इसको नहीं माना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक ना, विकास व्यय के अंतर्गत इसको नहीं माना जाता है। नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्यों रेस्क्यू ऑपरेशन को कौन सा नाम दिया गया है। आपको बता दें 2015 में एक काफ़ी बड़ा भूकंप आया था नेपाल और हिंदुस्तान के भी काफ़ी ज़्यादा, बिहार असम उधर हो गया और इधर उत्तर प्रदेश दिल्ली तक उसका असर आया था और इसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी। नेपाल में तो काफ़ी ज़्यादा त्रास दी गई थी। तो भारत की जो अपने गोरखा रेजिमेंट है उसने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था। ठीक है ना, और इसका नाम क्या दिया था इस ऑपरेशन का, ऑपरेशन मैत्री। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, और काफ़ी बचाव कार्य गोरखा रेजिमेंट के द्वारा उस समय किए गए थे। ठीक है ना। 69वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट में कैबिनेट जो होता है और या अपने राज्य सरकार में जो कैबिनेट होता है, कैबिनेट जो होता है उसके स्तर के मतलब एक और जो होता है जो उसको उसके बराबर का दर्जा दिया जाता है, कैबिनेट के बराबर का दर्जा दिया जाता है। ठीक है ना। अब ये कौन होता है, ये विपक्ष का नेता जो होता है। ऑप्शन बी इसका सही होता है, विपक्ष के नेता को कैबिनेट स्तर का दर्जा दिया जाता है। सारी सुविधाएं भी उसी प्रकार की उसको दी जाती हैं। ठीक है ना, जो विपक्ष का नेता होता है। ठीक, चाहे राज्य सरकार में हो चाहे केंद्र सरकार में हो, ये दोनों के लिए लागू होता है। ठीक, चलिए 17वां प्रश्न देखते हैं। मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करणशालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई हैं। ठीक है ना, तो किसके द्वारा स्थापित की गई, काफ़ी ज़्यादा आसान है। डिगबोई तो आप में से अधिकतर लोगों को पता होगा। ठीक है ना, आईओसी के द्वारा की गई है। ठीक है ना, मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा की गई। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 71वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था। तो ये स्वर्ण सिंह समिति जो थी इसने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा और उसके आधार पे 42वां संवैधानिक संशोधन किया गया था। ठीक है ना, कब किया गया था, 1976 में किया गया था। 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे भारत के संविधान में। किस अनुच्छेद में जोड़े गए थे, 51 के का बना के एक जोड़ा गया था, उसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। लेकिन वर्तमान संविधान में आप देखेंगे तो आपको 11 मौलिक कर्तव्य आपको मिलेंगे। ठीक है ना, तो ये एक बीच में कब जोड़ा गया, तो ये जो जोड़ा गया है 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है ना, कब जोड़ा गया है, सन 2002 में इसको जोड़ा गया है। ठीक है ना, इसमें आपको पता ही है जो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है आपका, इसमें 6 से 14 साल तक के बच्चे को उसके जो अभिभावक हैं, हम माता पिता हैं, उनका कर्तव्य बनता है अपने जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उसको शिक्षा दिलवाने का। ठीक है ना, उनका ये मौलिक कर्तव्य है। 72वां प्रश्न क्या कह रहा है, दालें किसका अच्छा स्रोत है। अब दाल में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, ये अधिकतर आप गांव में भी जाएंगे ना, किसी से पूछेंगे तो वही बता देगा सबसे ज़्यादा प्रोटीन दाल में होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप तो पढ़े लिखे, आपको तो पता ही होगा, इसमें ऐसा कुछ बताने लायक है ही नहीं। 73वां प्रश्न क्या कह रहा है, ढालू सड़क। अब देखिए, केवल ध्यान से आप प्रश्न पढ़िए और उस पर अपना कॉमन सेंस यूज कीजिए और फिर उत्तर आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, कुछ ऐसे भी प्रश्न आते हैं एग्जाम में, उसका उदाहरण ये सबसे अच्छा प्रश्न मुझे लगा। अब देखिए क्या कह रहा है, ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है। आपको पता है जो ढालू सड़क होता है उससे पत्थर लुढ़काते हैं तो ऊर्ध्व जब ऊपर उठाते हैं उससे ज़्यादा आसान होता है। क्यों होता है, यही पूछ रहा है। आपको पता होता है तो क्यों होता है,
पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इससे उठाने की अपेक्षा कम होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यही तो कह रहे हैं ना, उठाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसको लुढ़काने में उससे कम करना पड़ता है ना। तो ये ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। इसमें आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत है क्या? हाँ, इसमें आपको सीधे कॉमन सेंस यूज करना है, आपका उत्तर हो जाएगा। कुछ इस तरह के प्रश्न आते हैं, और ये आपके जो प्रश्न का उत्तर जो आपका सही तभी होगा जब आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को खूब हल किए होंगे, पूरा पेपर हल किए होंगे, तब आपको इस तरह के प्रश्नों को उत्तर देने में आपको आसानी होती है। ठीक है ना। काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं। इस परीक्षा में पूछा गया, कल दूसरी परीक्षा में पूछ दिया गया वही प्रश्न। कभी कभी हूबहू वही प्रश्न आ जाता है और जो उसके ऑप्शंस होते हैं वो भी नहीं बदले जाते हैं, उसी क्रम में रख दिए जाते हैं। ठीक है ना। तो और प्रीवियस ईयर के पेपर को हल करने से सबसे ज़्यादा अच्छा आपको ये तो ज्ञान मिलता है कि पेपर किस टाइप का आता है, बोर्ड किस तरह के प्रश्नों को पूछता है, उसका पूछने का तरीका क्या है। ठीक है ना, ये आपको समझ में आता है। चौथा प्रश्न देखिए, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? पता है, प्रस्तावना। ऑप्शन डी को संविधान की आत्मा माना गया है। ठीक है ना। प्रस्तावना है जिसमें हमें पता चलता है कि संविधान के अंदर क्या है, इस संविधान का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, स्रोत क्या है, ये सब प्रस्तावना के द्वारा पता चलता है। ठीक है ना। वर्तमान प्रस्तावना किसके द्वारा जो लिखी थी? उस समय जो जवाहरलाल नेहरू, जो उस समय तो प्रधानमंत्री नहीं थे, क्योंकि जब ये संविधान सभा के सदस्य थे, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये रखा गया था लक्ष्य संविधान सभा के सामने, जिसको बाद में कुछ संशोधन के द्वारा प्रस्तावना के रूप में माना गया था। ठीक है ना। अच्छा, जो हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जो हैं, उनको संविधान का पिता माना जाता है एक तरह से, भारतीय संविधान का। ठीक है ना। इन्होंने संविधान का हृदय कहा था किसी चीज, संविधान के किसी अनुच्छेद को। किसको कहा था? ये जो मौलिक अधिकार है उसमें एक 32वां अनुच्छेद आता है, जो 32 अनुच्छेद है उसको इन्होंने मौलिक अधिकार कहा था। 32वें अनुच्छेद में है कि ऐसा 5 प्रकार के रिट हैं। ठीक है ना। जब हम लोग मूल अधिकार पढ़ेंगे, जब कहते हैं राज्य व्यवस्था, जब हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान को, जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है ना। और उतना बताऊंगा जो कंपटीशन में पूछा भी जाता है। ठीक है ना। तो इसमें 5 प्रकार के रिट दिए गए हैं। इसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इसको संविधान का हृदय का संज्ञा दिया था। ठीक है ना। अब इसमें क्या है, जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तब आपको पूरा डिटेल में इसको बताऊंगा। ठीक है ना। आप इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं वनडे एग्जाम की, जैसे यूपी SSC से जो वैकेंसी निकलती हैं और पुलिस भर्ती की निकलती है, मैं खुद भी उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी हूँ। सुबह 10 बजे से लगा शाम को 6-7 बजे तक ड्यूटी करता हूँ। उसके बाद जो समय मिलता है उसमें वीडियो में बनाता हूँ। ये रात में अधिकतर मैं वीडियो बनाता हूँ। ठीक है ना। तो चैनल को सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। ज्ञान बांटिए, जितना ज्ञान बांटेंगे उतना ज्ञान आपका बढ़ेगा। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। किसके ये मूल पाठ हैं? यजुर्वेद के हैं। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। शतपथ ब्राह्मण जो है और तैत्तिरीय ब्राह्मण है, ये यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए, आपका ये हो गया पूरा GS वाला पोर्शन। ठीक है ना। अब इसी में हम लोग आगे ग्रामीण विकास, ग्रामीण प्रवेश के हैं, ग्रामीण विकास के हैं, बात एक ही होता है, रूरल डेवलपमेंट को हल करेंगे। ठीक है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, 76वां प्रश्न क्या कह रहा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, तो पहले, दूसरे और तीसरे पोजीशन पे कौन है? तो पहले स्थान पे कौन है? राजस्थान है। ठीक है ना। सॉरी, पेन थोड़ा नहीं चल रहा है। राजस्थान जो है वो नंबर 1 पे क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है ना। नंबर 2 पे कौन है? मध्य प्रदेश है। तीसरे नंबर पे कौन सा राज्य आता है? तीसरे नंबर पे कौन सा है? महाराष्ट्र है। तो पहले नंबर पे राजस्थान है, नंबर 2 पे मध्य प्रदेश, नंबर 3 में महाराष्ट्र, नंबर 4 पे जो आता है वो उत्तर प्रदेश आता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है ना। नहीं अगर बता पाएंगे तो फिर आप पूछिएगा तो मैं बता भी दूंगा। ठीक है ना।
नवी पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 में ये लागू की गई थी। तो नवी पंचवर्षीय योजना 1997-2002 में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल कार्ड आप जानते ही होंगे, बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या था, उसमें कितना बनाया गया था, 20,000 रुपये बनाया गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में मनरेगा जो होता है प्रारंभ किया गया था। अब इसमें अधिकतर लोग कन्फ्यूज होंगे 2006 में और 2005 में, ठीक है ना। अब क्यों कन्फ्यूज होंगे मैं बताऊंगा, और इस कन्फ्यूजन को भी इस वीडियो में दूर कर देते हैं। जो ये आपका क्या कहते हैं, अगस्त, ध्यान से समझिएगा, अगस्त 2005 में केंद्रीय सदन के द्वारा इसको पारित किया गया था, ठीक है ना। लेकिन 2 फरवरी 2006 को इसको लागू किया गया था, उत्तर प्रदेश में ही 2006 को ही लागू हुआ था, ठीक है ना दोस्तों। इसलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, 2006 में लागू है। इसमें लिखा ना प्रारंभ किया गया था, कब प्रारंभ किया था, 2006 में प्रारंभ किया गया था। केंद्रीय सदन के द्वारा पारित कब किया गया था, तो 2005 में पारित किया गया था, अगस्त के महीने में, ठीक है ना। अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, जब ये पारित हुआ था ना, तब इसका नाम ये एमजी आगे नहीं लगा था, खाली नरेगा था इसका नाम, ठीक है ना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसका फुल फॉर्म होता था। ये एमजी जो है ये आपका 2 अक्टूबर सन 2009 को ये जोड़ा गया है, ठीक है ना। और एमजी का मतलब क्या है, महात्मा गांधी जयंती के अवसर पे सन 2009 में ये वर्ड जोड़ा गया था। नरेगा को मनरेगा बोला जाता है, ठीक है ना, एमजी। तो इसका पूरा फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसका हो जाएगा, ठीक ना। देखिए प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, इसमें कितनी आपको जानकारी मिल जा रही है, और ये पूछा नहीं जाएगा क्या, खाली यही पूछ दिया गया है। हो सकता है इसमें इस बार ये पूछ दे कि नरेगा को मनरेगा के रूप में कब अपनाया गया, एमजी शब्द कब जोड़ा गया, तो आप बताएंगे 2 अक्टूबर 2009 को जोड़ा गया, ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर के पेपर को खूब हल किया करिए, और वैसे तो मैं करवाने के लिए बैठा ही हूँ। इसके बाद हम लोग जो सेकंड मीटिंग की पेपर हुई थी 2015 में, उसको हम लोग हल करेंगे, और इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें इसमें का मैथ जो है उसमें हम हल करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि इसी में अगर मैं हल कर देता, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसके लिए इसे मैं 2 ही पोर्शन को हल कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए 79 वाले प्रश्न को देखते हैं। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है, सिवाय किसके, नगरीय औद्योगिक संपदाओं में, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये भी कॉमन सेंस पे प्रश्न है, ठीक है ना। इसका अगर आप ठीक से पढ़िए, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम, ध्यान से पढ़िए, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है, सिवाय किसके होगा, नगरीय औद्योगिक संपदाओं में, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है, मुगल सराय में। रटने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, दोबारा भी पूछा जा सकता है। किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों के केंद्र माना जाता है। अब ये अपने उत्तर प्रदेश में कहाँ है, मिर्जापुर जो जिला है, इसको विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों के केंद्र माना जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 82 नंबर देखिए, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है, राइट्स ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, मतलब भू अधिकारों के प्रलेख। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। 83वां क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई थी, कौन सी की गई है, कोशवानी, ठीक है ना। अब कोशवानी का हम पूरा आपको बता दे रहे हैं, इसमें कोशवानी है koshwani.up, हम पूरा बता दे रहे हैं आपको कौन सी साइट है, up.nic.in, ये जो है koshwani.up.nic.in, ये जो है इसमें है। हालांकि मैंने इसको जब खोला था गूगल पे तो ये खुल नहीं रहा है, अब पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा है, ठीक ना। जिससे इसके बारे में और भी मैं आपको ज़्यादा जानकारी दे सकता, लेकिन जब खुल ही नहीं रहा तो उसमें क्या मैं जानकारी दूँ, ठीक ना। चलिए 84वां प्रश्न देखते हैं।
कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ है? तो भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, घूमर, कथक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कथक जो है उत्तर प्रदेश से। अन्य को भी जान लीजिए, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। भरतनाट्यम कहाँ से है? ये तमिलनाडु है, ठीक ना। कुचिपुड़ी कहाँ से है? आंध्र प्रदेश, ठीक ना। ध्यान रखिएगा, सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब। भरतनाट्यम कभी पूछता है, कभी कुचिपुड़ी पूछ लेता है, कभी घूमर पूछ लेता है, कभी कथक। घूमर ये अपने उत्तर प्रदेश, ये यूपी ट्रिपल एससी के किसी एग्जाम में पूछा गया है, मुझे ध्यान आ रहा है, ठीक ना। कि घूमर ये कहाँ का है? ये राजस्थान का है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है घूमर। चलिए 50वां क्वेश्चन देखते हैं। 50वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की, ध्यान दीजिए, 50 मीटर की दूरी से कम तक कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए? ये 2020 तक का टारगेट बनाया, 2022 तक का टारगेट बनाया गया था, जो चल रहा है अभी साल। 70 लीटर पानी मिलना चाहिए प्रतिदिन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अब 2022 तक ये लक्ष्य पाया गया कि नहीं पाया गया, ये आप न्यूज में देख ही रहे होंगे आजकल। मुझे तो नहीं लगता पाया गया है। चलिए 86वां प्रश्न देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है? चूँकि ये 2015 का पेपर है, तो उस समय ये 2011 की जनगणना ज़्यादातर प्रश्न आते थे हर पेपर में। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व क्या थी? 829 थी। ऑप्शन बी 2011 की जनगणना के अनुसार। अच्छा, 829 तो उत्तर प्रदेश की होगी, और फिर इंडिया की क्या थी? पूरे अपने भारत की कितनी थी बताइए? 382। कितनी थी? 382 थी, ठीक है ना। ये 2011 की जनगणना की बात हो रही है, आप ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। 27वां प्रश्न देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की बात हो रही है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ का प्रावधान किया? तो 685 करोड़ का प्रावधान किया गया था, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 28वां प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं? ठीक है ना। 75 जिलों, आपको अभी बता दें 2015 में 75 थे, आज भी 75 ही जिले हैं, ठीक है ना। 2022 में भी, आगे चेंज होगा तो बात अलग की है, लेकिन अभी वर्तमान समय में भी 75 जिले ही हैं, ठीक है ना। और कितने मंडल हैं? उस समय भी 18 थे, आज भी 18 हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 18 मंडल है। अच्छा, ये भी प्रश्न पूछता है कि सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो मंडल है, ध्यान दीजिएगा, वो लखनऊ है, ठीक है ना। लखनऊ और कानपुर, ठीक है ना। कितने जिले हैं इसमें? बड़ा 6 दोनों में बराबर जिले हैं, ठीक है ना। सबसे बड़ा मंडल है, 6 जिले हैं, ठीक है ना। सबसे छोटा जिला भी पूछता है, सबसे छोटा मंडल ही पूछता है। तो सबसे छोटा मंडल कौन सा है? तो नोट कर लीजिए आप, मिर्जापुर और आजमगढ़। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आजमगढ़ ये सब पूछता है। बस्ती, झांसी और सहारनपुर। ठीक है ना। ये जो 5 मंडल हैं, ये सबसे छोटे मंडल है जिलों के संख्या के आधार पर। कितने जिले हैं इसमें? सभी में 3 जिले हैं, ठीक है ना। इन 5 मंडलों में 3 जिलों की संख्या है, ठीक है ना। सबसे छोटे मंडल कहलाते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? इसका 1945 से पारित किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। 90 नंबर देखिए क्वेश्चन, देखिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, मिड डे मील जो चलाई जाती है, मिड डे मील प्रोग्राम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने, उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल
कितनी आवर्ती होनी चाहिए, ये डेली होना चाहिए जांच पड़ताल, नियम ये है, ठीक है ना। दैनिक इसकी आवर्ती होनी चाहिए, आवर्ती मतलब कितनी बार, बार आवर्ती का मतलब होता है बार, ठीक है ना। दैनिक पर डे इसकी जांच होनी चाहिए। 91 नंबर प्रश्न देखते हैं, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना AVRY के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी धनराशि क्या है। तो ये कितनी है, ये उस समय थी, अब इसमें काफ़ी चेंज हो गया, जो चेंज हो वो भी हम बताएंगे। 25% या 7,500, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो सब्सिडी मिलती थी, ठीक है ना, सामान्य श्रेणी के लोगों के लिए। अब क्या किया गया है, अब इसका पहले तो योगी जी के द्वारा नाम बदला गया और कुछ मूलभूत परिवर्तन भी किए गए, ऐसा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट परिवर्तन किया गया। अब इसको हम लोग जानते हैं बाबा साहब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना। अब हम लोग इसको इस नाम से जानते हैं, ठीक है ना, सॉरी, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना जो था इसका नाम परिवर्तन किया गया, अब कर दिया गया बाबा साहब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना। नाम अच्छा रख दिया गया है, थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया गया। अब इसमें बदलाव किया गया है, क्या किया गया है, ठीक है ना। पहले ये था ये 7,500, अब ये हो गया है 50,000, ठीक है ना। 25% या 50,000, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो आर्थिक सहायता के रूप में सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए 92वां क्वेश्चन देखते हैं, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है, 33%, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 33% जो है महिलाओं को आरक्षित होना चाहिए ग्राम पंचायत में, ठीक ना। 93वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है। तो इटावा जिला न्यायालय जो है वो अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है, ठीक है ना। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये वर्तमान में भी काम कर रहा है, ये नहीं सोचिएगा कि कुछ चेंज हुआ है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, ठीक। 94वां प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी के द्वारा किया जाता था। तो ब्रिटिश जब काल था, जब ब्रिटिश थे अपने यहाँ, तो उस समय उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था, काजी, ये पद का नाम था काजी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। 95वां प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं, ठीक है ना। कितनी सीटें हैं, जो हमारा केंद्रीय सदन है, 2 सदन होते हैं, राज्यसभा जो आप ये देख रहे हैं, उच्च सदन भी इसे कहते हैं, ठीक है ना। इसमें 31 सीटें हैं उत्तर प्रदेश के द्वारा रिजर्व में। तो उत्तर प्रदेश से 31 सीटें हैं। अच्छा, टोटल कितनी सीटें हैं राज्यसभा में, ये 250 सीटें हैं, 250 सीटें हैं, इसमें से 31 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, ठीक है ना। सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा सीटें जो 31 जो सीटें हैं राज्यसभा की उत्तर प्रदेश की हैं। अच्छा, दूसरा सदन जो है लोकसभा, उसमें उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं, कितनी सीटें हैं, 80 सीटें हैं, ठीक है ना, जो सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा सीट है, ठीक। और लोकसभा में टोटल सीटें कितनी हैं, तो 550 है, ठीक है ना। अब आप कहेंगे 550 नहीं, 550 प्लस 2 है, 552 होता है, ठीक है ना। लेकिन आपको बता दें अभी जल्द में एक संशोधन हुआ है जिसके द्वारा ये 2 जो आप कह रहे हैं एंग्लो इंडियन जो रखे जाते थे उसको मोदी गवर्नमेंट ने हटवा दिया है, ठीक है ना। जो अब तक चला आ रहा था कि 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन को मनोनीत करेंगे, अब उसको संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है, ठीक है। तो अब वर्तमान में कितनी सीटें रह गई हैं, 550, ठीक है ना। मनोनीत वाला कार्यक्रम इसका जो है वो खत्म हो चुका है। चलिए 96वां प्रश्न देखते हैं, बीपीएल सूचियों से छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई। तो कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी उस समय अखिलेश यादव जो हैं, श्री अखिलेश यादव, वो उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने समाजवादी पेंशन स्कीम शुरू की थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये काफ़ी उस समय फेमस हुआ था ये स्कीम, समाजवादी पेंशन। इसके अंतर्गत 6,000 रुपया जो था वो मिलता था, ठीक है ना,
पेंशन के रूप में, समाजवादी पेंशन नाम रखा था। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए तो उन्होंने इसको बंद कर दिया है, ठीक है ना। अब वर्तमान समय में ये पेंशन स्कीम नहीं दी जाती है, आप इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 97वां प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक हैं? आपको पता है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चीनी होती है, अग्रणी राज्य है चीनी उत्पादन में, तो मिलें भी सबसे ज़्यादा यहीं पे होंगी, चीनी। ऑप्शन ए सबसे ज़्यादा है, चीनी मिल अपने उत्तर प्रदेश में काफ़ी संख्या में, ठीक है ना। चलिए ये देखते हैं, SGSY का पूर्ण रूप क्या है? इसका आप मुझे फुल फॉर्म बता दो तो क्या है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, ये लागू कब हुआ था, ठीक है ना, ये भी थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। 1999 को लागू हो गया था, ठीक है ना। किसने लागू किया था? तो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है ना। ये जो उस समय भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस योजना को लागू किया था, ठीक। चलिए, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 से वर्ष 2011 में तक पहुंचा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितना लिंगानुपात है? 912 है, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, 912। सन 2011 की जनगणना की बात हो रही है, आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो 912 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, वो 2011 की जनगणना के अनुसार ये भारत की, पूरे राष्ट्र की लिंगानुपात कितनी थी? तो भारत की जो थी 943 थी। ऑप्शन ये अगर ऑप्शन होता जैसे आप भारत का पूछता तो आपका 943 सही हो जाता, ठीक है ना। चलिए लास्ट प्रश्न आ गया हमारा। लास्ट प्रश्न क्या है? मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो 1 बीघा जो जमीन होती है वो कितने हेक्टेयर के बराबर मानी जाती है? 0.2529 हेक्टेयर। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? आपको अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में हम लोग मैथ को हल करेंगे और उसके बाद हम लोग लेखपाल की जो सेकंड मीटिंग पेपर होती है 2015 की, उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। और जल्दी मैं जो GS वाला है उसमें राज्य व्यवस्था में शुरू करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं हर चैप्टर को आपको डीप एनालिसिस करके आपको पढ़ाऊँगा, जो आपके आने वाली परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगी, ठीक है ना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।